अच्छा, कभी सोचा है कि हर सुबह जब हम अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो उसके एग्जॉस्ट पाइप से निकलने वाले धुएं में आखिर होता क्या है? आज हम उसी धुएं के पीछे की कहानी को समझने वाले हैं। ये एक तरह की जंग है, एक अदृश्य जंग जो हमारी सड़कों पर, हमारे शहरों में और साफ हवा की हर एक सांस के लिए लड़ी जा रही है। और इस जंग का हीरो कौन है? कोई सुपर हीरो नहीं, बल्कि वो कमाल की इंजीनियरिंग जो हमारी गाड़ियों के ठीक अंदर छिपी हुई है। जरा एक पल के लिए इमेजिन कीजिए, सुबह का पीक ट्रैफिक है, ऑफिस के लिए निकलना है और शहर के एंट्री पॉइंट पर किसी ने रोक लिया। वजह? आपकी गाड़ी को शहर में घुसने की इजाजत नहीं है। ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो अब हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। और पता है, दिल्ली में तो ये दस्तक सुनाई भी देने लगी है। वहां बिगड़ते एयर क्वालिटी इंडेक्स की वजह से सरकार ने वाकई में पुरानी गाड़ियों पर एक पाबंदी लगा दी है। तो फिर इस पाबंदी से बचने की चाबी क्या है? वो कौन सा कोड वर्ड है जो गाड़ी को ग्रीन सिग्नल दिलाता है? एक छोटा सा नाम, BS6। और बस इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर ये BS6 है क्या भला। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। हम सबसे पहले हवा में छिपे उन दुश्मनों को जानेंगे, फिर टाइम में थोड़ा पीछे जाकर देखेंगे कि भारत ने कैसे धीरे धीरे अपने नियम सख्त किए। हम गाड़ी के एग्जॉस्ट के अंदर झांककर उसके सीक्रेट्स जानेंगे, ये भी पता करेंगे कि ये सिस्टम खुद को साफ कैसे लगता है। लैब के आराम और सड़क के जाम के बीच का फर्क समझेंगे और आखिर में भविष्य पर भी एक नज़र डालेंगे। इससे पहले कि हम समाधान की बात करें, ये जानना जरूरी है कि हम लड़ किससे रहे हैं। ये दुश्मन दिखता नहीं है, कोई आवाज नहीं करता, लेकिन इसका असर हम हर सांस में महसूस करते हैं। तो आखिर वो क्या चीज है जिसके खिलाफ हमारी गाड़ियां ये जंग लड़ रही हैं? तो मिलिए गैंग ऑफ फोर से। पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड, एक साइलेंट किलर। दूसरे हैं हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये दोनों मिलकर वो भूरी, दम घुटने वाली स्मॉग बनाते हैं जो शहरों पर चादर की तरह तन जाती है। और आखिरी और शायद सबसे खतरनाक है पार्टिकुलेट मैटर, यानी PM। ये धूल और धुएं के इतने बारीक कण हैं जो सीधे हमारे फेफड़ों में गहरे तक चले जाते हैं। वो सारी इंजीनियरिंग जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, वो इन्हीं चार को रोकने के लिए बनी है। तो भारत ने इन चार दुश्मनों से लड़ने के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाई? इसका जवाब है नियमों की एक सीरीज में, जिन्हें हम भारत स्टेज या BS नॉर्म्स कहते हैं। इसे ऐसे समझिए कि ये हवा को साफ करने के लिए बनाए गए लेवल्स हैं, जहां हर अगला लेवल पिछले वाले से ज्यादा सख्त होता जाता है। सीधे और सिंपल शब्दों में कहें तो BS नॉर्म्स हर गाड़ी के लिए एक पोल्यूशन की लिमिट सेट करते हैं। ये बताते हैं कि एग्जॉस्ट से कितना धुआं और कौन सा पोल्यूटेंट कितनी मात्रा में बाहर आ सकता है। और हाँ, ये नियम सिर्फ गाड़ी बनाने वालों पर ही नहीं, बल्कि तेल कंपनियों पर भी लागू होते हैं, क्योंकि साफ इंजन के लिए साफ ईंधन तो पहली शर्त है ना? ये कहानी शुरू हुई थी साल 2000 में BS-I से। फिर हर कुछ साल में नियम और गड़े होते गए, BS-2, 3 और फिर 4। लेकिन असली गेम चेंजर आया 2020 में। भारत ने BS-5 को पूरी तरह से स्किप करके सीधा BS-6 पर जंप लगा दिया। ये एक जबरदस्त कदम था जिसने पूरी ऑटोमोबाइल और तेल इंडस्ट्री को कुछ ही सालों में अपनी टेक्नोलॉजी बदलने पर मजबूर कर दिया। और 2023 से तो ये नियम और भी कड़े हो गए हैं। ये छलांग कितनी बड़ी थी, जरा इन नंबर्स को देखिए। एक BS-4 डीजल कार के मुकाबले एक BS-6 डीजल कार 68% कम नाइट्रोजन ऑक्साइड निकालती है। और जो सबसे खतरनाक चीज है, पार्टिकुलेट मैटर, उसमें तो पूरे 82% की जबरदस्त कमी आई है। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये तो एक पूरी की पूरी टेक्नोलॉजिकल क्रांति है जो हमारे टायरों पर चल रही है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि गाड़ियां ये कमाल करती कैसे हैं? इसका जवाब कोई जादू नहीं, बल्कि एक बेहद स्मार्ट इंजीनियरिंग है जो एग्जॉस्ट सिस्टम के अंदर छिपी है। इसे कहते हैं आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम। चलिए इसके अंदर एक नजर डालते हैं। देखिए, जैसे ही गर्म और गंदी एग्जॉस्ट गैस इंजन से निकलती हैं, उसके लिए एक मुश्किलों भरा सफाई का रास्ता शुरू होता है। उसे 3 बड़े फिल्टर्स या कह लीजिए कि 3 चेक पॉइंट्स को पार करना होता है। पहला, डीजल ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट यानी DOC। दूसरा, डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर यानी DPF। और तीसरा, सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन सिस्टम यानी SCR। पहला पड़ाव है DOC। इसे एक केमिकल न्यूट्रलाइजर की तरह समझिए। जैसे हम एसिड को बेस से न्यूट्रलाइज करते हैं, ये कैटलिस्ट जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन को पकड़कर उन्हें कम नुकसानदेह कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में बदल देता है। ये सफाई का पहला और सबसे जरूरी राउंड है।
इसके बाद गैस पहुंचती है डीपीएफ तक। ये एक बहुत ही बारीक सिरामिक की जाली है, बिल्कुल चाय की छन्नी की तरह। इसका एक ही काम है, धुएं में मौजूद कालिक यानी पार्टिकुलेट मैटर को पकड़ लेना। याद है वो 82% की कमी? वो इसी जाली का कमाल है। ये उन खतरनाक कणों को गाड़ी से बाहर निकलने ही नहीं देती। और आखिरी और सबसे एडवांस्ड फिल्टर है SCR सिस्टम। इसका टारगेट है सबसे जिद्दी पोल्यूटेंट नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये सिस्टम एग्जॉस्ट में एडब्लू नाम का एक यूरिया बेस्ड लिक्विड स्प्रे करता है। ये लिक्विड NOx के साथ मिलकर एक केमिकल रिएक्शन करता है और उसे हानिरहित नाइट्रोजन और पानी में तोड़ देता है। मतलब ये एक खतरनाक पोल्यूटेंट को वापस उसी चीज में बदल देता है जिससे हमारी हवा का 88% हिस्सा बना है, नाइट्रोजन। है ना कमाल की चीज? तो डीपीएफ ने चाय की छन्नी की तरह सारी कालिख तो रोक ली, लेकिन जब छन्नी भर जाए तो क्या होगा? उसे हर बार बदला तो नहीं जा सकता, राइट? यहीं पर एक बहुत ज़रूरी प्रोसेस काम आता है जिसका नाम है डीपीएफ रीजेनरेशन, जो इस फिल्टर की सेल्फ क्लीनिंग करता है। रीजेनरेशन दो तरीकों से होता है, पैसिव और एक्टिव। पैसिव यानी अपने आप होने वाला। जब गाड़ी हाईवे पर तेज रफ्तार से चलती है तो एग्जॉस्ट इतना गर्म हो जाता है कि डीपीएफ में फंसी कालिख खुद ब खुद जलकर राख हो जाती है। लेकिन मुश्किल तब होती है जब गाड़ी ज्यादातर शहर के बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलती है। तब एग्जॉस्ट उतना गर्म नहीं हो पाता। ऐसे में गाड़ी का कंप्यूटर यानी ECU खुद एक्शन लेता है। वो जानबूझकर एग्जॉस्ट में थोड़ा एक्स्ट्रा फ्यूल इंजेक्ट करके तापमान बढ़ाता है और कालिख को जला देता है। इसे कहते हैं एक्टिव रीजेनरेशन। और अगर ये दोनों तरीके भी फेल हो जाएं और डीपीएफ बुरी तरह चोक हो जाए तो डैशबोर्ड पर वार्निंग लाइट जलने लगती है। तब आखिरी रास्ता बचता है फोर्स्ड रीजेनरेशन। और ये काम घर पर नहीं हो सकता। इसके लिए गाड़ी को सर्विस सेंटर ले जाना पड़ता है, जहां मैकेनिक स्पेशल कंप्यूटर और टूल्स की मदद से डीपीएफ को साफ करते हैं। तो अब हमारे पास ये कमाल की टेक्नोलॉजी है जो गाड़ी को बहुत साफ बनाती है। लेकिन कुछ साल पहले तक एक बड़ा लेकिन था। एक ऐसी सच्चाई जो लैब के बंद दरवाजों के पीछे छिपी थी। वो ये कि कागज पर और लैब में जो रिजल्ट्स दिखते थे वो असल सड़क पर गाड़ी चलाने के नतीजों से बिल्कुल अलग थे। लैब और असलियत में एक बड़ा फर्क था। और इसी लैब और सड़क के बीच की खाई को पाटने के लिए, जैसा कि ये लाइन कहती है, एक नए और ज्यादा ईमानदार टेस्ट की जरूरत पड़ी। एक ऐसा टेस्ट जो गाड़ी को असल दुनिया की चुनौतियों का सामना करने पर मजबूर करे। पहले होता था MIDC टेस्ट। इसे ऐसे समझिए जैसे एक ट्रेडमिल पर कोई एथलीट एक फिक्स्ड स्पीड और पैटर्न पर दौड़ रहा हो, एक कंट्रोल्ड माहौल था। लेकिन असल दुनिया तो ऊबड़ खाबड़ सड़कों, अचानक लगने वाले ब्रेक और ट्रैफिक जाम से भरी है। इसीलिए अब आया RDE यानी रियल ड्राइविंग एमिशंस टेस्ट। इसमें गाड़ी के पीठ पर एक छोटा सा लैब यानी PEMS डिवाइस बांधकर उसे असली सड़कों पर, शहर की भीड़ में, गांव के रास्तों पर और खुले हाईवे पर चलाकर टेस्ट किया जाता है। ये ज्यादा सख्त है, ज्यादा मुश्किल है और कहीं ज्यादा ईमानदार तरीका है। तो हमने अतीत और वर्तमान की कहानी तो समझ ली। BS6 और RD ने खेल को बिल्कुल बदल दिया है। लेकिन ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। भारत के साफ हवा के लक्ष्यों का अगला पड़ाव क्या होने वाला है? सरकार की नज़र अब अगले लेवल पर है, BS7। ये नियम मौजूदा नियमों से भी ज्यादा सख्त होंगे। साथ ही 2027 तक हम शायद WLTP नाम का एक नया ग्लोबल टेस्टिंग सिस्टम भी अपना लें, जो RDE से भी ज्यादा एडवांस है। अब इसका सीधा मतलब ये है कि भविष्य की कारें और भी ज्यादा साफ होंगी, लेकिन उनके अंदर की टेक्नोलॉजी और भी कॉम्प्लेक्स और हाँ, शायद और भी महंगी होगी। और इस पूरी कहानी का एक गुमनाम हीरो है, वो पेट्रोल और डीजल जो हम अपनी गाड़ियों में भरवाते हैं। ये सारी एडवांस टेक्नोलॉजी, DPF, SCR, ये सब बिना अल्ट्रा क्लीन फ्यूल के काम ही नहीं कर सकती। सल्फर इन सिस्टम्स के लिए जहर की तरह है। इसीलिए BS6 के साथ फ्यूल को भी पूरी तरह से बदल दिया गया। BS4 फ्यूल में जहां 50 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम सल्फर की इजाजत थी, BS6 में उसे घटाकर सिर्फ 10 कर दिया गया। इस एक बदलाव के बिना BS6 का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता था। तो हम एक ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां इंजीनियरिंग के चमत्कार हमारी हवा को साफ कर रहे हैं। लेकिन ये चमत्कार एक कीमत पर आते हैं। ज्यादा कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी, ज्यादा मेंटेनेंस और गाड़ी की ज्यादा कीमत। और ये हमें इस सफर के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। साफ हवा के लिए सही कीमत क्या है? और ये कीमत चुकाने के लिए एक समाज के तौर पर हम कितना तैयार हैं? इस पर सोचिएगा।